रहे थे। गैप मेथड कर रहे थे, कर लिया था मुझे लगता है, गैप मेथड के 2 क्वेश्चन कर लिए थे ना। हाँ 2 कर लिए थे। ठीक है, वही है बस गैप मेथड, हमेशा गैप लगाना है तो इस तरीके से लगाना है कि जो गैप, जिस पे गैप लगाना है उनको बाद में रखेंगे, उनको गैप्स में जाके फिल करेंगे, और जिनको गैप, जिस पे गैप नहीं लगना है, यानी कि जिस पे कोई सर एक कंडीशन। अलग क्वेश्चन करा दो, गैप मेथड का क्लियर नहीं है। अच्छा, वही समझ ले, वापस बता क्या क्लियर नहीं है जो मुझे होमवर्क दिया था वो बता दो। हाँ जी, जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था वही बता दो। पहले क्या दिया था मैंने होमवर्क क्वेश्चन? फ्रैक्शन वर्ड को अरेंज करना था। पहला था नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, और दूसरा था वोवेल्स ऑक्युपाई इवन तो प्लेस। नो टू वर्ड इज द सिंबल फॉर गैप मेथड, राइट? कि आपका गैप मेथड तभी लगेगा जब नो टू जैसा वर्ड कहीं पे भी यूज करा है, कि नो टू वर्ड्स, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, और नो टू दिस आर टुगेदर, नो टू दिस आर टुगेदर, व्हाटएवर। जब भी नो टू का मतलब है यानी कि कोई भी दो साथ नहीं होने चाहिए, यानी कि सबके बीच में गैप होना चाहिए। तो चलिए फ्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रैक्शन में हमारे पास टोटल लेटर्स हैं 3, 3 5 8। क्या कोई रिपीट हो रहा है? नहीं। क्या हमने परम्यूटेशन ऑफ मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स देख लिया है? बोलो, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करा था पिछली क्लास में कि नहीं? हाँ सर किया है। यस सर। कूल। जितने भी आइडेंटिकल होंगे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, है ना? यस सर। यस इसमें तो ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, कूल। तो फ्रैक्शन हमारे पास लेटर था 3 4 2 5 3 8, सब अलग अलग है, ए सी टी आई ओ एन आर एफ, सब अलग अलग है। इसमें हमें पहली कंडीशन में दिया गया कि कोई भी दो वोवेल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए। पहले तो मैंने वोवेल्स अलग कर दिए, ए आई और ओ। उसके बाद बचे हुए एफ आर सी टी एन, ये 3 वोवेल्स हैं, देखो ए आई ओ और एफ आर सी टी एन, ये 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। हमें बोला गया है कोई भी दो वोवेल एक साथ ना हो, तो गैप किस पे लग रहा है? वॉवल्स पे। वोवेल्स पे। तो यानी कि आप सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को जाकर लिख दो। तो लिख दिए जी, एफ आर, सॉरी थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं इसके बीच में, एफ आर सी टी एन, ये हमारे पास 5 लेटर्स होंगे, जिनकी वजह से जो स्पेस क्रिएट हो रहे होंगे वो होंगे 6। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे हमेशा उससे एक ज्यादा स्पेस क्रिएट करेंगे। तो यानी कि टोटल हुए 6 स्पेसेस। इन 6 स्पेसेस में हमें क्या करना है? 3 वॉवेल्स को जाके अरेंज करना है। तो पहले तो वॉवेल्स को अरेंज करने के तरीके 6p3, क्योंकि 6 हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है इनके लिए, और 3 चॉइसेस हमें फिल करनी है 3 प्लेसेस पे, इनटू 5, ये 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, इनका आपस में अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो आप जिस पे गैप लगा रहे हो उसको बाद में लिखो, जिस पे गैप नहीं लगाना है वो पहले लिखा, उसकी वजह से देखा कितने गैप्स क्रिएट हुए, और जब वो गैप्स क्रिएट हो गए तब उन पे जाके ये ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर देने हैं। अब अलग अलग अरेंजमेंट चलेगा दोनों। समझ आई बात, गैप कैसे लगाना है? बोल। मैंने तो इसको बिना गैप मेथड के किया रहा था। नहीं रंशु, कभी कैसे करा, चल बता। सर 8 प्लेसेस हैं, तो मतलब 8 लेटर्स है तो 8 प्लेसेस बना लिए उनके लिए। ठीक है, अब वो है कि नो टू तूने वोवेल्स आर पिछली बार भी मुझे यही टुगेदर। बताया था जो कि गलत था, पर तू कुछ भी बता। फिर मैंने तीनों उनको एक साथ रखा, और फिर उसको टोटल केसेस 8 फैक्टोरियल बनेंगे। फिर जिन केसेस में वो एक साथ होंगे वो वैसे ही करा था मैंने फिर से। तो भाई जिन केसेस में एक साथ होंगे कितने, रांशु कितने? तीनों एक साथ होंगे जिन केसेस में? यस सर, मतलब अरे तो वो तो कह रहा है कोई दो भी साथ नहीं होने चाहिए, कोई भी दो वोवेल्स भी एक साथ नहीं होने चाहिए। तू कह रहा है तीनों वोवेल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, हाँ नहीं होने चाहिए, वो तो होने ही नहीं चाहिए जो तू कह रहा है, तीनों वोवेल्स तो एक साथ होने ही नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर इसका आंसर बट ये आया। साथ साथ दो वोवेल्स भी एक साथ नहीं होने चाहिए, तो और केसेस माइनस करने पड़ेंगे उससे जो तू बता रहा है आंसर। यस सर।
उससे भी यही आएगा, आ जाएगा, पर टफ है निकालना एज कंपेयर टू गैप मेथड। इसीलिए बनाया है गैप मेथड, पता है, इससे काफी इजी है ये काम करना। कुछ बात समझ आई तेरे को कैसे लगाना है गैप? यस सर, वो तो समझ और ये गया। पहचान ले गैप कि मेथड नो का जो टू, जनरल फॉर्मूला तो एक बार फिर से बताना। फिर से बोल। तो मैं कह रहा हूँ गैप मेथड का जो जनरल फॉर्मूला था वो एक नहीं, बार फिर स्टैंडर्ड से फॉर्मूला कुछ नहीं है। नहीं है, अगर ऐसे मान ले कि चल क्योंकि बना मैं भी लेते हैं। ढूंढ रहा था अपनी नोटबुक की, मैंने गैप मेथड सर हेडिंग अगर डाल के n है कहाँ तो रखा है। n+1 गैप्स होंगे, और p और फिर जितने हमें r सेलेक्ट करना है इनटू जितने हमारे वो हैं, तो n। सर तो n एक बात प्लस तो, वन जिस n पे प्लस गैप वन लगना है, किस r। पे गैप नहीं लगना है, ये देख लो पहले तो। लेट्स से m ऑब्जेक्ट्स पे गैप लगना है ना, और n पे नहीं लगना है, तो पहले तो यहां से शुरू कर ऋषि। सर तो n+1 p m इंटू n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल। यानी n ही अच्छा फैक्टोरियल। n ही होगा, हाँ हाँ n होगा, n नो फैक्टोरियल। कंडीशन तो n पे लग रही है। साथ साथ एक और बात, m की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू n+1 होनी चाहिए। गैप्स जितने हैं ऑब्जेक्ट्स उतने ही हो या उससे कम हो, अदरवाइज कैसे अरेंज करोगे? सर समझा नहीं। अच्छा, हम मतलब गैप ज्यादा होने चाहिए उनसे। ओके। और हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को तो हम कर ही चुके हैं, बट अगर ऑब्जेक्ट्स हमारे आइडेंटिकल भी होते हैं तो भी हम कर चुके हैं। सर m पे हम लिमिटिंग कंडीशन लगा रहे हैं ना? m पे लिमिटिंग कंडीशन लगा रहे हैं, मतलब m पे कोई लिमिटिंग कंडीशन नहीं लगा रहे। ये लिमिटिंग कंडीशन नहीं है, ये तो बस नहीं सर, नेसेसरी। मतलब सर वॉवल्स हमारे यहाँ पे m हुए ना, और वो n हुए कॉन्सोनेंट्स। तो इस तो n पे भी लिमिटिंग कंडीशन है कि n+1 हमेशा m से, या n हमेशा m-1 से बड़ा होना चाहिए। सर ये समझ नहीं आई ये कंडीशन मुझे। और मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि गैप्स ज्यादा हो, नंबर्स कम हो, ऑब्जेक्ट्स कम हो, तभी तो अरेंज कर पाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हो जाएंगे, गैप्स कम है, तो कैसे कर पाएंगे अरेंज? फिर उनके बीच में ये पॉसिबल नहीं है कि हर सब के बीच में गैप्स आए, ये कह रहे हैं। अभी भी नहीं आई बात समझ, क्या कह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, चार चार प्लेसेस है, 6 लोगों को अरेंज करना चाहता है 4 प्लेसेस पे, कैसे करेगा? नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं कि जितने गैप्स हैं, छोड़, कुछ नहीं कह रहे हम, देखिए ना, इसका डोमेन लिखा है हमने बस। अब ठीक है। अच्छा हाँ, p का वो लिख दिया है, ठीक है सर, हाँ अब समझ गया। अच्छा जी, चलिए जी, अब एक बात और समझनी है आपको, लास्ट टाइप का सेकंड पार्ट, परम्यूटेशन। सर सेकंड पार्ट वो पता नहीं गलत करा सही करा, उसमें था वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस ओनली। अच्छा हाँ, इसका तो दूसरा पार्ट भी था, सॉरी। यस, हाँ प्लीज बताइए। वोवेल्स उसमें ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, यस सर, तो क्यों पता नहीं चला टोटल, भाई? तो सर इसमें टोटल इवन प्लेसेस 4 थे हमारे पास और वोवेल्स 3 थे, तो हाँ, उन वो 3 वोवेल्स को 4 इवन प्लेसेस पे 4x3 वेज से अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से, कितने तरीके से? 4x3। सर 4x3? 4p3 नहीं होगा? हाँ, 4p3 नहीं होगा, एग्जैक्टली माय पॉइंट। अबे 4 प्लेसेस है, 3 लोगों को अरेंज करना है, 4p3? यस सर, या ऐसे नंबर ऑफ चॉइसेस से करता तो 4x3 कुछ करता। मतलब सर मैंने ना इसको वैसे करके देखा था, वोवेल्स पे पहले एक एक बार मैंने सबको ऐसे इवन प्लेसेस पे डाल के देखा था, तो उस तरह से मैंने किया डाल था। के नहीं देखना है, फिर तो पीएनसी का काम ही खत्म हो गया, पर्पज ही नहीं रहा पीएनसी का फुलफिल। उसके बाद सर फिर 5 ऑड आए थे और एक इवन आया था, तो उनको तो 6 प्लेस मतलब प्लेसेस जो बच रहे थे हमारे पास, तो उनको 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते थे, तो टोटल वेज निकाले थे 4x3 नहीं तो इसे बहुत आसानी से करा जा सकता था। 3 हमारे पास वोवेल्स हैं, 4 हमारे पास जगह है,
इवन प्लेसेस पे आने चाहिए वोवेल्स, वो ये कह रहा है, यानी कि सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एथ कोई से भी जगह पे आ जाए। तो 4 जगह में से 3 पे तो आए वोवेल। कितने तरीके जी? 4p थी 3 तरीके। बचे कितने लोग? 5। इनको 5 फैक्टोरियल की जगह अरेंज कर दे, 5 प्लेसेस पे 5 लोगों को। क्यों भाई, बात समझ आई है क्या कह रहे हैं? भाई 4 प्लेस, 4 इवन प्लेस है, उनमें से 3 पे तुझे, मतलब उस पे तुझे 3 वोवेल रखने हैं, 4p 3 तरीके, और 5 जगह, फिर बचे 5 प्लेसेस, 5 ही लेटर्स बचे, 5 फैक्टोरियल से वो अरेंज हो जाएंगे आपस में। यस सर। सर बोलो बोलो बोलो। अच्छा नहीं ठीक है। हाँ तो मेरे को था कि वो इवन पे कॉन्सोनेंट भी आएगा तो आएगा ही, एक पे आएगा। आ सकता है, हाँ, हमने ये थोड़ी कहा है कि इवन टू कॉन्सोनेंट्स में, हमारी कोई ऐसी कंडीशन थोड़ी है वो। अच्छा पहले एक क्वेश्चन और करो, रुको देखो, एक सेकंड पहले मुझे देखने दो, वो यही है क्या आगे? सर आज थोड़े क्वेश्चन करा दो सर, मजा आता है क्वेश्चन करने में। मैं क्वेश्चन तो कराना चाहता हूँ मैं, बड़ी बहुत बड़ा चैप्टर है, दिक्कत ये है इसकी ना। क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा तो टॉपिक छुड़वाना पड़ जाएगा, वो मैं कर नहीं सकता। वैसे तो मैं क्वेश्चन भी कम नहीं करा सकता, दिक्कत ही है यार दोनों तरफ से मेरे साथ ना, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ इस मामले में। चलो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। वो आपने ली थी किसकी? कौन सेक्शन की? नहीं यार मैंने नहीं नहीं वो ली सुबह भाई, सर ने मैंने ली थी। बोला मैंने है करी मैंने नहीं, नहीं पता है की। हमारे स्कूल में कल हमें ऐसे बताते कि बेटा एक तो साल भर कुछ प्रैक्टिकल का पढ़ा नहीं कराया, लैब तक नहीं लेके, कहते तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा मंडे से, तो आ जाना, भेज दिया प्रैक्टिकल लिखने के लिए। मैंने कहा सर भाई ये हमारा तो तो और बुरा है सर, मैं आपको बताऊं सर, हमें मंडे को बोला कि ट्यूसडे और वेंसडे तुम्हारा प्रैक्टिकल है, प्रिपेयर करके आ जाना। और सर ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी एकदम से, और मेरे को स्कूल जाना है अब रेगुलर। बहुत यस अच्छे। सर, मैंने बोला था ना पिछली क्लास में कि मैं तो नहीं जाऊंगा स्कूल, अब जाना हाँ पड़ेगा। सबको जाना पड़ेगा वे। अब सर तुम्हें उन्होंने लगा, बंद ही कर दिया ऑनलाइन, उन्होंने कहा कोई है मुझे लग रहा था हल्के में ले रहे हो तुम्हें ना, उन्होंने कहा यस अच्छा बेटा सर, ले निकालते हैं अभी सोल्यूशन। ऑनलाइन ऑनलाइन भी बंद कर दिया हमारा, और फिर उन्होंने कहा वैक्सीन टाइमिंग भी लग गई 3 अब आओ। घंटे बढ़ा दी। अब पहले 11 बजे तक क्लास होती थी, अब 2 बजे तक होगी। क्या बात, हाँ ये सर मैंने भी हमारा ये सुना। अच्छा किया है, हमें सुबह बुला के 12 o'clock तक छुट्टी कर दे रहे हैं, मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं दे रहे, सिर्फ क्लासेस 12 बजे छुट्टी कर रहे हैं। लेकिन तो दिव्यांशु तो नोएडा से, ऋषिक कहाँ से? सर मैं भी नोएडा। और देवांश इससे पन्ना कहाँ? पन्ना की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। सॉरी आई डिडंट गेट यू। सर GBUAT यूनिवर्सिटी है एक, सर उधर है। जी पंतनगर। यस सर। अच्छा तो तुम पंतनगर से हो? यस सर। ओके ओके कूल। पता है मुझे यूनिवर्सिटी, मैंने बस सुन नहीं पाया था, मैं नाम नहीं समझ पाया था तेरा। ऐसे जीबी पंत। यस सर। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यार मेरे जीबी पंत के। तो तुम्हारे वहाँ क्या चल रहा है? सर हमें भी जाना है कल से, मतलब हमारे जस्ट सैटरडे को ही एग्जाम खत्म, मतलब एक्चुअली यस्टरडे ही खत्म हुए। आज तो बस छुट्टी दे रखी थी, 12th अच्छा का रिपोर्ट चल रहा था, तो कल से रोज स्कूल है। ओके। तो फिर भाई नोएडा वालों, किसे जिता दिया इलेक्शन? पता नहीं सर, आज गए थे मम्मी पापा वोट देने, किसको देख के आए पता नहीं। सर हमें क्या मतलब इलेक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारा टाइम आएगा फिर देखेंगे, अभी तो नहीं है। कुछ नहीं देखोगे, हम नोटा दबा के आ जाएंगे सर। नोटा ही दबाना है अपन को, हम नोटा टीम, टीम नोटा है हम। वही तो।
कुछ नहीं देखते भाई, मैंने एक भी वोट नहीं डाली आज तक। टाइम ही नहीं होता यार, कहाँ अपने कॉलेज चल रहे होते हैं, जॉब चल रही होती है फिर। सर लेकिन देना तो चाहिए, लेकिन नहीं। यार देना तो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। और लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई एक वोट से फर्क नहीं पड़ता, भाई एक एक से पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है बिल्ड होने में चीजें, पर बिल्कुल फर्क पड़ता है हर चीज से, और वोट भी बिल्कुल देना चाहिए। सर वैसे छुट्टी नहीं हो जाती सारे चीजों की, मतलब ये सर इलेक्शन के लिए voting तो की? सारा ऑफ रहता है। हाँ हाँ सर। यार, तो मतलब क्या तुम चाहते थे ऑनलाइन क्लास ऑफ है आज? नहीं मतलब नहीं सर आप नहीं बोल रहे सर, हो ना उसकी बात कॉलेज नहीं है, होता है। मतलब सर टाइम देता है ना वोटिंग के लिए, तो कि ताकि हाँ आज कॉम्प्रोमाइज तो ना वैसे ऑफिशियली ऑफ ही रहता है आज तो। क्या तुम्हारा नहीं था स्कूल ऑफ आज? सर था तभी सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब सर वोटिंग के लिए तो ऑफ देते ही हैं तो। हाँ यार वो तो है, पर हमारा था भाई, हमें क्लासेस हम दूसरी जगह भी लेते हैं, तो हम हरियाणा में हैं तो इसलिए हरियाणा में कोई छुट्टी नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, तुम पहला करो पहले, दूसरा तब लिखना। सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में समझा नहीं, रिलेटिव ऑर्डर मतलब उन्हीं प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स रिलेटिव आएंगे उन्हीं मतलब places- आपस, रिलेटिव मतलब कि अपने आपस आपस में। अच्छा, मतलब उन पे वॉवल्स नहीं आ सकते, कॉन्सोनेंट स्विच वोवेल्स कर वाले सकते। जहां जहां हैं वहां वहां वोवेल्स ही रहेंगे, उन पे कॉन्सोनेंट्स नहीं आएगा, और जहां पे कॉन्सोनेंट्स है वहां पे कॉन्सोनेंट्स ही रहेंगे। ओके सर। सर न्यूमेरिकल देना आंसर या फॉर्मूले में छोड़ दें? बता दे तू। सर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हम्म। इंटू 3 फैक्टोरियल, नहीं इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ ठीक है। तो भाई ये कह रहा है कि देखो वोवेल्स की पोजीशन आपस में चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, नहीं करते हैं चेंज, मतलब जहां ए ई ए है वहां पे ए ई ए ही रहना चाहिए, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं ए ई ए, बट इनकी जगह कोई कॉन्सोनेंट्स नहीं आएगा। तो ठीक है जी, वोवेल्स का आपस में अरेंजमेंट कर दो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं। बचे हुए एल जी बी आर 4 है, 4 का आपस में कर दो 4 फैक्टोरियल, चारों अलग अलग है। टोटल अरेंजमेंट्स इतने हो जाएंगे। बताओ क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर एक लाइन का। क्यों भाई, बात समझ आई देवांश और दिव्यांशु? यस सर। यस। सर स्कूल एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं ना, यार थोड़ा मतलब सा लिख डायरेक्ट लिख दियो, के? ऐसे मत करिए, थोड़ा लिख दियो, मतलब उसे बता दियो कि भाई तू क्या कह रहा है, मैं समझ गया। अच्छा। तो बता दे कि vowels can only arrange at their respective places, and consonant vowels and consonants can only be arranged at their respective places. तो अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके लिखती है। ओके। जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो तुझे लिख के बतानी पड़ेगी बस। रुको यार, करो जरा, पानी लेके आया। जी सर सेकंड क्वेश्चन में पार्ट 1 इज आल्सो बोरोड है ना, मतलब कि दोनों एक साथ ही बोरो होंगी वरना नहीं होंगी? अब तू समझ ये बात, तो क्वेश्चन में गेम ही है, ओके सर। गेम ही है पूरा, ये समझनी है तुझे बात।
कोई नहीं, मैं तुझे मैथ्स के साथ इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। ओके सर। लाइब्रेरी से कभी गए नहीं तो सर पता नहीं लाइब्रेरी का मैं टिकट बता देता सिस्टम। हूँ, तू ये टेंशन मत ले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स, 3 लाइब्रेरी के टिकट है, मतलब कि 3 बुक इशू करा सकता है बेसिकली। हाँ सर 8 बस बुक्स सर उसको कर पसंद है। लूंगा। अब वो 8 में से उसे 3 बुक्स चाहिए। कंडीशन ये है, मैं समझा देता हूँ। ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2 अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज आल्सो बोरो। ओह सॉरी, पार्ट 1 है, मतलब वो केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो नहीं करेगा अगर उसने केमिस्ट्री पार्ट 1 ही बोरो नहीं किया है तो। बस एक कंडीशन है कि केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो तब होगा जब केमिस्ट्री पार्ट 1 भी बोरो हो रखा होगा, मतलब केमिस्ट्री पार्ट 1 लेगा तभी केमिस्ट्री पार्ट 2 लेगा। अगर केमिस्ट्री पार्ट 1 ही नहीं लिया तो केमिस्ट्री पार्ट 2 भी नहीं ले रहा होगा। सर मेरे को बता दो कि मैं सही समझ रहा हूँ कि इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल केसेस बनाने पड़ेंगे। एक वो केस होगा जिसमें वो केमिस्ट्री पार्ट 1 लेगा क्योंकि उसमें फिर केमिस्ट्री पार्ट 2 कंपलसरी हो जाएगा, और एक केस वो होगा जिसमें वो केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं लेगा तो केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लेगा। बस यही गड़बड़ हो जाती है जो पहला केस तूने बोला, यही गड़बड़ है। यही सोचते हैं हर साल, साल दर साल बच्चे यही सोच रहे होते हैं। 26 नो। अच्छा, ये समझ में साथ, या तो केमिस्ट्री पार्ट 2 आएगा तो केमिस्ट्री पार्ट 1 के हिसाब से देख रहा है, देख दिव्यांशु, इसको ऐसे मत समझ। या तो केमिस्ट्री पार्ट 2 आएगा, अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 आया तो ये श्योर है कि केमिस्ट्री पार्ट 1 भी आएगा। या तो केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं आएगा, अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं आया तो कुछ श्योर नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि केमिस्ट्री पार्ट 1 भी नहीं आएगा। उसने ये थोड़ी कहा कि केमिस्ट्री पार्ट 1 खरीदेगा तो केमिस्ट्री पार्ट 2 भी खरीदेगा। उसने ये कहा कि केमिस्ट्री पार्ट 2 तभी खरीदेगा जब केमिस्ट्री पार्ट 1 भी खरीद चुका होगा। सर ले वही चुका मैं कह होगा। रहा हूँ ना कि अगर वो केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं लेगा तो केमिस्ट्री पार्ट 2 भी नहीं लेगा। हाँ, ठीक है, पर तो अगर एक केमिस्ट्री पार्ट 1 लेगा तो ये जरूरी नहीं है कि केमिस्ट्री पार्ट 2 ही लेगा। ये मैं कह रहा हूं तुझसे। अच्छा, मतलब फिर वो इस केस में मतलब कंपलसरी हो नहीं है सकता है कि ले ले, हो केमिस्ट्री सकता है पार्ट ना 2 ले। लेगा। अच्छा ऐसा। हाँ, तो फिर 3 केस बन जाएंगे। 3 बना ले, अभी भी सर गलत सही है, है आप। गलत है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, करेक्ट। सर जो मैंने भेजा है बता कहाँ भेजा है तूने the मुझे? 6। नहीं, नहीं, नहीं देवांश, तूने सिर्फ एक केस लिया है अभी। अच्छा, तो 2 पार्ट्स में तोड़ो पहले तो इसको, कि केमिस्ट्री पार्ट 2 लेगा या नहीं लेगा। सर अच्छा, केमिस्ट्री, एक बार मैं लास्ट बोलूं, पहली बार में केमिस्ट्री पार्ट 2 वो लेता है, केमिस्ट्री पार्ट 2 ले रहा है, इस बार मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो केमिस्ट्री पार्ट 2 ले रहा है तो केमिस्ट्री पार्ट 1 भी लेगा। तो अब उसके पास बस एक टिकट बच जाएगी और 6 बुक बच जाएंगी। बिल्कुल, ठीक है, तो गुड, 6C1 हो जाएगा। 6C1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस है कि वो केमिस्ट्री पार्ट 2 ही नहीं ले रहा, इस बार 2 को ही हटा दिया। ठीक है, तो अब भी उसके पास 3 टिकट तो है ही। अब 3 के 3 टिकट है और चॉइस कितनी बची? 7, क्योंकि 2 तो वो 7। ले ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको 7C3 से करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। 7C3 से करेंगे, बिल्कुल भी तो करेंगे। 41। 41। हाँ 41, यस। आप ठीक है देवांश, समझ गए ना तीनों लोग, आगे बढ़े। यस सर आज मैंने 2 क्वेश्चन और सॉल्व किए थे पीएनसी के स्कूल के सैंपल पेपर से, उसमें भी 41 आया आंसर। 210 भी आता है मेरे साल पे, मतलब पीएनसी का क्वेश्चन आया था, रिपीटेड था जेई मेंस में ना, तो पुराना क्वेश्चन था, पीएनसी का था या बाइनोमियल का था, एग्जैक्ट बाइनोमियल का था, बाइनोमियल का था। उसका 10C4 आंसर था, मेरे को पता ही था, पहले ही सॉल्व करा हुआ था वो। सर ये बहुत बुरा लगता है सर, आंसर पता होता है पहले बट वो लिखना पड़ता है पूरा।
कैसे होगा। जेई में नहीं लिखना पड़ता ना, मेरे तो जेई का पेपर की बात कर रहा हूँ तो। हाँ नहीं सर, सर अभी तो सर मेरा 1-1.5 हफ्ते बाद पेपर है, तो उसका ही पढ़ रहा हूँ सर, फाइनल है। फाइनल के लिए तो बस एक प्रोबेबिलिटी बची है, पहले प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, बाइनोमियल नहीं करेंगे इसके बाद। सर कोनिक्स वगैरह भी रह गया अभी तो, उस वैसे तो। कॉनिक्स तुम्हारा दूसरी जगह से हो रहा होगा कंप्लीट। अच्छा हाँ, कोनिक्स तो हो रहा है ये सर। वही यार, क्लासेस थोड़ी कम हुई मेरी, मेरे को क्लासेस कम मिली, मैं ज्यादा क्लासेस चाहिए होती हैं, इतनी क्लासेस में नहीं काम हो पाता है मेरा। अगली बार से थोड़ा सा शेड्यूल वैसे ही करने वाला है। बहुत बहुत सारे बैचेस ले लिए यार मैंने, तो इस चक्कर में टाइम नहीं दे पाया मैं सही से इस बार। इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। हमारा बैच मत छोड़ना सर, क्या बोल रहे हैं? हमारा बैच मत छोड़ना सर। नहीं नहीं, आपके बार पूरा कंप्लीटली इधर ही सारा ऑनलाइन ही स्विच कर जाऊंगा मैं। अभी तक तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब क्लासेस ले रहा हूँ। अच्छा सर, आप सर ऑफलाइन ऑफलाइन भी लेते क्लासेस सेंटर पे होती है? हाँ, कहाँ पे? पता ही नहीं है मेरे को। मतलब ऑफलाइन यहाँ पे नहीं। अच्छा, मतलब हमारी मतलब लर्निंग व्यू की होती है ऑफलाइन क्लास? लर्निंग व्यू की नहीं होती, लर्निंग व्यू पूरा ऑफ ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है। सर? आप तो वैसे भी सर मतलब वहाँ रहते हो ना, तो दिल्ली में तो होती हैं मतलब। हाँ, दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में भी चल रही है, मैं तो शिफ्ट हो गया एक्चुअली दिल्ली से तो लास्ट ईयर, बट चल रही है हाँ क्लासेस तो। तो तुम्हारा कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, बहुत बड़ी क्लास है 11th की। पर बहुत एक डिफरेंस मैंने नोटिस करा है काफी यार। मैं ना बहुत, मैं चाहता हूँ यार मैं तुम्हें पढ़ाऊँ ना तो उसका कुछ आउटकम आए। जब तुम आंसर आंसर नहीं देते ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ना ऐसे पुट एफर्ट्स बहुत पुट करता हूँ तुम्हें समझाने में सारी बातें, कि तुम अंदर तक समझो। कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सा मैं रश करूंगा, बट इससे पहले हमने हमेशा ऐसे ही करा है। वो इसलिए क्योंकि बहुत कंपटीशन है, अब इतने बड़े बड़े बैचेस होते हैं, तो बड़े बैचेस होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। जैसे तुम्हारा छोटा बैच है तो मैं तुमसे कितनी बातें भी कर सकता हूँ, बातें तो ऑलरेडी मैं क्लास में भी कर लेता हूँ, जो मुझे जानना होता है मैं सब समझ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, पूछ लेता हूँ सबसे। बट वहां पे बच्चे मेरे से उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमने नोटिस करा है। और इसी के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस में छोटे बैचेस रखने स्टार्ट करे, सो दैट हम तुम्हें सही से, मतलब पता है, as someone who has been like 4 years of experience and who loves to interact with people, मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि जब तक तुम्हारे छोटे छोटे अनआंसर्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक तुम्हें चीजें समझ नहीं आएंगी। और वो बहुत छोटे छोटे डाउट्स होंगे, ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं होंगी वो, कि अगर, पर बस इतनी बात होगी कि अगर तुम मेरे से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो तुम नहीं समझ पाओगे उन बातों को। तुम जैसे छोटी छोटी गलतियां करते रहोगे तुम शायद, और जब तुम इंटरेक्ट करना शुरू करोगे, जब तुम पूछना शुरू करोगे, तो तुम उन्हीं चीजों को समझ जाओगे। वो छोटे छोटे नुएंसेस होते हैं, और तुम उनको पकड़ोगे तो तुम्हें चैप्टर भी समझ आने शुरू हो जाएंगे। अब बड़े बैच होते हैं यहाँ पे 60-60 70-70 लोगों के मिनिमम, मेरे यहाँ पे ना करियर पॉइंट में पढ़ाता हूँ मैं। पहले बंसल में था, बंसल में भी बहुत बड़े बड़े बैच होते थे, तो सर ना आकाश बहुत में भी 80, मतलब यहाँ पे जो चलता है वहाँ पे 80-90 का एक बैच है। बहुत बड़े बैच होते हैं यार। मतलब मेरे को क्लास में, मैं ऑल्दो सबका नाम जानता हूँ पूरी क्लास में, 11th वाले बैच का भी, 12th का भी, 9-10 ड्रॉपर, 9-10 तो इसी बार पढ़ाया पहली बार। तो बट टाइम नहीं मिलता इतना कि तुम सबको हर बच्चे का डाउट क्लियर कर पाओ, हर बच्चे से पूछ पाओ। जब यहाँ पे होता है छोटा बैच, हमने इसीलिए प्लान करा कि हम बड़ा बैच नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, एक एक बच्चे को टाइम देना। वहां पे तो फिर भी ये है कि शक्ल भी दिख रही है तुम्हारी, 4 बच्चों की सेम भी प्रॉब्लम्स होंगी तो कोई ना पूछे।
यहाँ पे अगर बैच बड़ा हो जाता है तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। तो तुम्हारा छोटा बैच है, बहुत ही हम लोग बहुत प्लान करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस बात पे कि तुम्हारा लर्निंग आउटकम अच्छा हो। तो तुम भी अपने सजेशन हमें दे सकते हो कभी भी। वी आर रियली ओपन टू सजेशंस, कोई ऐसी बात नहीं है, हम बुरा नहीं मानते किसी भी चीज का, हम एक्चुअली वी रियली वांट टू इम्प्रूव। तो तुम हमें बता सकते हो पूरे साल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज है जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते थे, जिन टॉपिक्स पे, या फिर मेथड ऑफ टीचिंग पे, या फिर तुम्हें लगता है कि हम कुछ और चीजें इनकलकेट कर सकते हैं अपने करिकुलम में, तो बिल्कुल बताओ। सर बुक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं ये समझ नहीं आया। एक लाइब्रेरी है, उसमें एक बुक की एक कॉपीज है। लेट्स से मैथ्स की कोई बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, अमित एम अग्रवाल ही है, ठीक है। तो अमित एम अग्रवाल की एक कॉपीज है, जैसे 5 कॉपी हो सकती हैं, 7 कॉपीज हो सकती हैं, तो एक कॉपीज एक बुक की है। बी कॉपीज ऑफ 2 बुक्स, मतलब अब कोई 2 केमिस्ट्री की बुक आ गई, केमिस्ट्री पार्ट 1 केमिस्ट्री पार्ट 2, दोनों की बी कॉपीज है। लेट्स से ऐसे समझो इस क्वेश्चन को कि मैथ्स एनसीईआरटी की हमारे पास मैथ्स एनसीईआरटी 10 है, केमिस्ट्री पार्ट 1 11 है, केमिस्ट्री पार्ट 2 भी 11 है, और फिर सी कॉपीज ऑफ 3 बुक्स ईच। मतलब कि अब फिजिक्स के निकाल लो, लेट्स से 3 पार्ट्स हैं फिजिक्स की बुक के किसी के, तो फिजिक्स पार्ट 1 के हमारे पास 12 बुक्स हैं, फिजिक्स पार्ट 2 की भी 12 बुक्स हैं, फिजिक्स पार्ट 3 की भी 12 बुक्स हैं, और इसके अलावा डी बुक्स, सिंगल कॉपी ऑफ डी बुक्स, मतलब इसके अलावा 10 अलग अलग बुक्स और हैं, वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसी की भी हो सकती है। तो हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, अरेंज्ड मान लो आप इस चीज को, कि इन बुक्स का अरेंजमेंट, दीज बुक्स कैन बी अरेंज्ड, अरेंज्ड ही लिख लो इसको, मत लिखो डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अरेंज्ड एक ही बात है अभी तो। सर तो ऐसी बता दें। बिल्कुल बता दो। टोटल बुक्स सर कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन इनका होल का फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल। अच्छा, बहुत अच्छे। इतनी बुक्स ही टोटल? फिर से सोचियो, मैंने अभी क्या बोला, मैथ्स की 10 बुक्स हैं, केमिस्ट्री के 2 पार्ट है, दोनों की 11 बुक्स अच्छा है, नहीं 22 नहीं, नहीं होगी? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सर, ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस डी उसका फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल अपॉन 2b फैक्टोरियल और 3c फैक्टोरियल। नहीं, ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल के स्क्वायर। अच्छा हाँ फर्क है, ठीक है सर। तो पहली बात तो टोटल बुक्स कितनी है, एक बुक की एक कॉपीज है, ए का कोई नंबर होगा जैसे 10 दे दो, तो 10 कॉपीज एक जैसी हैं, 20 2 बुक्स की है, 30 3 बुक्स की है, और एक एक कॉपी डी बुक्स की है, 40 बुक्स की एक एक सिंगल कॉपी है। तो टोटल बुक्स ए प्लस 2b, बी कॉपीज तो एक बुक्स की है ना, बी कॉपीज 2 अलग अलग 2 बुक्स की बी कॉपीज हैं, तो ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस डी ओवरऑल का फैक्टोरियल, इतनी हुई टोटल बुक्स, जिसमें से ए एक जैसी, बी एक जैसी, सी एक जैसे तीनों, डी अलग अलग सब। तो ए फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल इंटू सी फैक्टोरियल इंटू सी फैक्टोरियल इंटू सी फैक्टोरियल। अगर मैं और सॉल्व करके लिखूं तो इसको मैं लिख सकता था a प्लस 2b प्लस 3c प्लस डी का ओवरऑल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल का स्क्वायर, c फैक्टोरियल का क्यूब। सर इसमें नीचे डी फैक्टोरियल क्यों नहीं है? डी, क्योंकि डी के डी अलग अलग बुक्स हैं, वो ओके कह रहा है सर, 40 बुक्स की सिंगल कॉपी है, एक एक कॉपी है 40 अलग अलग बुक्स की। ओके सर। सिंगल कॉपी, कॉपी का मतलब है कि रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे देख रिपीट नहीं हो रही, बुक्स बुक्स अलग अलग है, सबकी एक एक कॉपी है। समझ आई देवांशी बात में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बस काफी है। ये आपका कुछ बेसिकली हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाह रहे थे।
और कंडीशन वंडीशन लगवा रहे थे थोड़ी। चले जी आगे, कोई बचा हो तो बता दो बस। कूल। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, परम्यूटेशन का लास्ट टॉपिक, सर्कुलर परम्यूटेशंस। सर वो क्या होता ट्रांसफर कर दूं डेटा, है? टेलीपोर्टेशन। ओके नहीं सर, ऐसे सुना ही समझ। नहीं। क्या बोल रहे? सर मैं कह रहा हूँ सर, सुना नहीं है इसलिए। सर्कुलर परम्यूटेशन अभी ऑफलाइन क्लास कर दूं हमारी? ऑफलाइन नहीं करनी, ऑनलाइन नहीं करनी है, ऑनलाइन बढ़िया है, काफी आराम, काफी टाइम सेविंग। ओके सर्कुलर परम्यूटेशन। यार अभी तक जो आप बैठा रहे थे ना, किसी लीनियर अरेंजमेंट पे बैठा रहे थे, ऐसे 4 सीट्स है, P1 P2 P3 P4 आए, बैठ गए। आपने इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट निकाला, तो इसका दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा? मैंने आपको ये बात बहुत पहले भी बताई थी, फिर से बता देता हूँ एक बार, क्योंकि हम एक काम करने वाले हैं अभी। तो P1 जैसे कि एक दूसरा अरेंजमेंट मैं दिखाता हूँ इसको, P4 P3 P2, ये दोनों अलग अलग है। आपको कैसे पता चला फंडामेंटली कि ये दोनों अलग अलग है? फिर क्या? आपको कैसे पता चला? मैंने अभी ऊपर 2 अरेंजमेंट्स लिखे, लीनियर अरेंजमेंट्स। मतलब लीनियर अरेंजमेंट का मतलब एक रो में मैंने 4 लोगों को बैठाया, इफ 4 persons are sitting in a single row, तो ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स, आई हैव शोन यू 2 अरेंजमेंट्स। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दैट दीज both of them are different? एक में P1 लिखा है, दूसरे में P2 लिखा है। यस सर। मतलब मतलब अगर दोनों सेम होते तो दोनों के लिए आप P लिखते हैं ना, अलग अलग 1 या 2 क्यों लिखते हैं? फिर से बोल। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ यार, अच्छा तो अलग अलग दोनों के लिए आप कह रहे हो ना? हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अलग अलग क्यों है दोनों, कैसे पता चला हमें? अरेंजमेंट अलग है, अलग अरेंज करा रहे हैं। मतलब अलग एक बंदा, कैसे समझाएं? नहीं समझना है इसमें, मैं समझाता हूँ। ऐसे अलग अलग पता चला कि देख नेबर्स बदले, जैसे पिछली बार P1 का नेबर P2 था फर्स्ट केस में, अगले वाले में P1 का नेबर P4 हो गया, यस तो सर। अलग अरेंजमेंट है। नेबर्स, तो जब भी नेबर्स बदलेंगे ना, वहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने टोटल अरेंजमेंट्स है। अब आप पहले मेरे साथ एक काम करोगे, ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक सेकंड तो रुक जाओ यार, पहले तो मैं ये देख लूं कि जरा ये सब लिखा तो नहीं हुआ। नहीं लिखा हुआ यार। हाँ जी, अब इन सब चीजों को छोड़ो, आपको एक काम करना है मेरे को, हम ये पूरा सीख जाएंगे अगर आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, सही से सीख जाएंगे। और सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या करना है? सर्कुलर परम्यूटेशन में अभी तक हमने करा लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन यानी कि एक रो में बैठा रहे हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन यानी कि एक गोल चक्कर पे बैठा रहे हैं, एक टेबल पे बैठा रहे हैं, राउंड टेबल पे बैठा रहे हैं जैसे लोगों को, ठीक है, तो सर्कल में बैठा रहे हैं बेसिकली, तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन बोल दिया जाता है, अगर सर्कल में बैठा के अरेंजमेंट करनी पड़े तो सर्कुलर परम्यूटेशन में मैं 4 लोगों का अरेंजमेंट आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ऐसे हमारे 4 लोग बैठे हुए हैं। अब इन 4 लोगों का अरेंजमेंट दिखाने के लिए आई नीड योर हेल्प। आपको कुछ बातें पहले मेरे साथ छोड़ देनी है, क्यों मैं साथ साथ रीजन बताता चलूंगा। हमें नहीं पता कितने बनेंगे, मैं दिखा दूंगा सारी चीजें। पहली बात देखो यार, जब भी लीनियर अरेंजमेंट होगा तो हमें ये पता होगा कहां से स्टार्ट हुआ कहां पे एंड हुआ, लाइक पहली सीट कौन सी है और 4th सीट कौन सी है।
यस सर। जैसे कि पहली मतलब P1 पहली सीट पे बैठा हुआ है, P4 लास्ट सीट पे बैठा हुआ है। सेकंड वाले अरेंजमेंट में P1 फर्स्ट सीट पे, P2 लास्ट सीट पे। जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट होगा तो हमें ये नहीं पता होगा कौन सी फर्स्ट सीट है कौन सी लास्ट। ये प्रॉब्लम है एक तो। और ये प्रॉब्लम को मैं क्या नाम दे रहा हूं, ये रेफरेंस की प्रॉब्लम है। मतलब रेफरेंस सेट नहीं है, हमें नहीं पता ये भी फर्स्ट हो सकता है, ये भी फर्स्ट हो सकता है। आप कह रहे हो जी नहीं ये ऊपर से फर्स्ट शुरू कर, तो घुमा दे इसको, रोटेट कर दे बैठा के टेबल को ऐसे थोड़ा सा 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट, बदल जाएगी हर बार फर्स्ट की पोजीशन। वहां पे तो तू रो को उठा के इधर कर, क्या फर्क पड़ रहा है, फर्स्ट तो फर्स्ट ही है, लास्ट तो लास्ट ही है। तो पहली प्रॉब्लम जो हम सर्कुलर परम्यूटेशन में फेस करते हैं वो होती है रेफरेंस की। कि हमारे पास रेफरेंस नहीं होता, हमें ये नहीं पता होता कहां से शुरू हो रहा है भाई, कौन है पहला कैंडिडेट और कौन है लास्ट कैंडिडेट। इसके लिए मेरा एक सजेशन कि हम ना पहले ऊपर वाले प्लेस पे एक बंदे को फिक्स कर देते हैं, वो रेफरेंस का काम करेगा। ये P1 है, ये हर बार ऊपर P1 ही रहेगा। सर क्लॉक की तरह। मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम ऑलरेडी मतलब मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट को बिल्कुल फिक्स करना पड़ता है पहले हमें, तब हम सर्कुलर अरेंजमेंट कर पाते हैं। क्यों करना पड़ता है, या अभी भी अगर आपको ये बात समझना ही हो कि जो रेफरेंस का हमें थोड़ा सही से सीन समझ नहीं आया तो अभी आ जाएगा। पहले एक मेरे साथ फिक्स कर दो, P1 फिक्स कर दिया तो मैंने कहा P2 P3 P4 को 3 सीट दिखाई दे रही है, जहां चाहे अरेंज कर दे। तूने कहा पहले यहाँ पे P2 लिखता हूं, फिर यहाँ पे P3 लिखता हूं, फिर यहाँ पे P4 लिखता हूं। एक बिल्कुल इसका उल्टा कर दे रहा हूं, यानी कि यहाँ पे P2 करता हूं, यहाँ पे P3 करता हूं, यहाँ पे P4 करता हूं। तो पहले मैंने P2 P4 को उठा के बदल दिया। अब अगला P2 को तो यहीं रखा, P3 P4 को चेंज कर दिया, तो ये करा P4 ऊपर, सॉरी P3 ऊपर, P4 नीचे। यहाँ पे भी यही कर दिया, P2 को यहाँ फिक्स कर दिया, P1 तो फिक्स था ही, यहाँ पे P4, यहाँ पे P3। देखते जाना जरा ध्यान से मेरे साथ। अब यहाँ पे P2 को कर दिया फिक्स, यहाँ पे भाई एक बार P4 को कर दे फिक्स, या P3 को कर दे जिसका मन। तो यहाँ पे P3 को फिक्स करा, यहाँ पे P2 डाल, यहाँ पे P4 डाल, फिर से एक बार इसका उल्टा, यहाँ पे P3 कर दिया, यहाँ पे P4 कर दिया, यहाँ पे P2 कर दिया। पहले देख ले मेरे साथ, रुक जा, ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी बातें समझनी है, लंबा प्रोसेस चलेगा, अभी हमें इसमें बात करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी और ना। ये आंसर नहीं निकाल रहे अभी हम, अभी फॉर्मूले वॉर्मूले तो सब बनाएंगे हम खुद से ही। तो मैंने कहा कि देख मैं तुझे दिखा दूं, इससे ज्यादा अरेंजमेंट नहीं बनेगी। पहली चीज तो तूने P1 फिक्स करा, कर दिया जी। P1 फिक्स करा तो दूसरे वाले प्लेस पे पहले मैंने P2 को रखा, P3 P4 को आपस में अरेंज कर लिया। तो फर्स्ट और सेकंड जो केस है हमारे, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, उसमें P1 P2 फिक्स है, P3 P4 को आपस में जितना चेंज कर सकते थे दोनों को कर दिया। ठीक बात है भाई। थर्ड और फिफ्थ केस जो है, थर्ड और फिफ्थ दोनों में P1 P3 मैं दूसरे वाले प्लेस पे लाकर किसी को भी एक को फिक्स कर दे रहा हूं। ये थर्ड है और ये फिफ्थ है। थर्ड और फिफ्थ दोनों में मैंने P3 को फिक्स कर दिया, P4 P2 को आपस में अरेंज कर लिया। और ऐसी फोर्थ और सिक्स्थ में मैंने दूसरे प्लेस पे P4 को फिक्स कर दिया और P2 P3 को आपस में अरेंज कर दिया। पहली बात तो आप मुझे बताओ, क्या इसके अलावा P1 को ऊपर रखते हुए क्या इसके अलावा मैं कुछ और बना सकता हूं? सोच लो, सोच के यहां तक आओ कि नहीं बना सकते। पहले यहां तक आओ। बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट कर दी। नहीं, इससे ज्यादा कोई और अरेंजमेंट बना भी नहीं सकते ना। अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 24 ही बनते हैं, 4 फैक्टोरियल 24 ही होता है, इससे ज्यादा बना भी नहीं सकते। एक को फिक्स कर दिया तो 3 फैक्टर 3 को ही अरेंज करना था बस। यस सर। तो 6 ही 3 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। यस सर। बोलो भाई देवांश, ऋषित, ठीक है क्या बात? अगर P1 को ऊपर फिक्स कर दिया जाए तो और 3 को 3 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज करा जा सकता है 3 सीट पे।
मैंने कर दिया, 6 ही तरीके बनेंगे। ऐसे ना समझ आए तो ऐसे देख लो कि भाई P1 तो ऊपर फिक्स है ही, चलो छोड़ो, P2 को यहाँ पे फिक्स कर दो। P2 पहली बारी में P2 फिक्स करा दूसरी पोजीशन पे, तो तो P3 सर P4 लिख दिया, फिर चेंज कर दिया आपस में। 2 मिनट रुक जाओ। फिर P3 फिक्स करा, P3 को भी आपस में दोनों को चेंज कर दिया, P2 P4 को। फिर इस पे P4 फिक्स करा तो P2 P3 को आपस में एक्सचेंज कर दिया। 6 ही टोटल तरीके बन सकते थे। पूछ भाई। सर मेरा मिस हो गया सर, सर्कुलर परम्यूटेशन नेट में इशू आ गया था। कोई बात नहीं, हमने क्या किया है, हमने पहले ऊपर वाला P1, तूने इतनी बातें सब सुन ली थी, P1 ऊपर फिक्स कर दिया, सर बस यहाँ तक सुना था, P1 फिक्स कर दिया, उसके बाद तो नहीं सुन P1 पाया। फिक्स कर दिया, उसके बाद P2 P3 P4 को अरेंज करा। देख 6 तरीके से अरेंज हो सकता है, या ऐसे देख ले कि 3 सीट है, 3 लोगों को अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल तरीके से ही होगा। क्यों बोलो ऋषिक? क्या सर, मैं समझा नहीं अभी भी। 3 सीट्स हैं, अच्छा 3 हाँ लोगों हाँ को ठीक है arrange सर, करना है, समझ गया। तो 3 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है, 6 तरीके हो हाँ गए। हाँ हाँ। अब क्वेश्चन ये आता है उठ के कि जी आपने तो अपनी मर्जी से रेफरेंस सेट कर दिया था P1 को, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है रेफरेंस। पहली बात तो रेफरेंस सेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैंने आपसे बताया कि भैया तेरे पास इनिशियल और टर्मिनल पोजीशन नहीं थी, तुझे नहीं पता था फर्स्ट सीट कौन सी है और लास्ट सीट कौन सी है। तूने कहा इस बात से भी मतलब है क्या कि फर्स्ट सीट कौन सी है और लास्ट सीट कौन सी है? इस बात से मतलब है क्या? मतलब तो नहीं है दोस्त, पर इस बात से तो बिल्कुल मतलब है कि अरेंजमेंट नया कैसे बनेगा। अरेंजमेंट नया कैसे बनेगा? जब नेबर्स बदलेंगे, और जब नेबर्स बदलेंगे तो नेबर्स कैसे बदलेंगे? तुझे कैसे पता चल रहा है नेबर्स बदल रहे हैं? कोई बैठ के ही तो देख रहा होगा ना कि नेबर्स बदल रहे हैं। अब मान ले तूने P1 फिक्स ना करा होता पहले वाले प्लेस पे, तू कह रहा है जी नहीं मैं तो P2 फिक्स करना चाहता हूं, कर ले, बना। अब तुम मुझे कोई भी एक अरेंजमेंट बताओ जो तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहते हो, जैसे कि 4 लोगों को अरेंज करूंगा। चलो एक एक करके सबको नंबर दे सकता हूं मैं, पहले कोई भी एक बोल दो, बताओ ऊपर कौन, फिर यहां कौन, यहां कौन, यहां कौन, यहां कौन, जो मर्जी वो बताओ। P4 P4 बोल बोल। P2 P2 P3 P1 P3 P1 ठीक है। सर तो लीनियरली तो नया जैसा हम करते कॉम्बिनेशन थे बन गया। वैसे ही बस अरे नया सर्कुलर नहीं कर बनना, देते हैं ना। फिर से बोल। सर हम लीनियरली जैसे करते थे उसी को बस सर्कुलरली कर रहे हैं अरेंज। लीनियरली को सर्कुलरली तो कर रहे हैं, बस एक को रेफरेंस सेट करते हुए कर रहे हैं, हाँ सर, क्योंकि मतलब एक रेफरेंस अगर जैसे सर अगर हम एक मतलब सर एक स्ट्रिंग पे हम 4 पॉइंट्स मार्क कर दें स्केच पेन से, और सर उन्हें लूप बना दे, तो यही हो गया ना एक तरह से। हाँ और उन डॉट्स को बिल्कुल। अरेंज कर दे हम बस, और पर फिर दोनों अलग में अलग फर्क है ना तरीके। अरेंजमेंट्स में। तो अगर तू स्ट्रिंग पे ही 4 डॉट बना के उनको अरेंज करता तो 4 फैक्टोरियल तरीके से होता, पर अगर तूने लूप में चला के 4 लोगों को अरेंज करना चाहता है तो 3 वो नहीं होगा फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तरीके से, वो सर वो 3 कुछ से अलग होगा ना, तरीके। 3। कितने से होगा? 3 फैक्टोरियल मतलब एक 3 फिक्स कर दिया फैक्टोरियल से होगा। बाकी। क्यों हो रहा है ऐसा? फिर बाकी हम अरेंज कर रहे हैं, एक को रेफरेंस मान रहे हैं। एक को रेफरेंस मान के सेट कर देते हैं, बाकी को हम अरेंज करते हैं। पर जी पहली बात मैंने आपसे कहा कि आप कुछ भी बनाओ, आपने बनाया P4 P2 P3 P1, भाई ये यही है। तुम कहोगे जी नहीं हमें तो नहीं दिख रहा, P4 तो कहीं ऊपर नहीं है, तो इससे मतलब थोड़े ना ऊपर कौन है और नीचे कौन है। नया अरेंजमेंट कैसे बनता है? जब नेबर बदलेगा तो इस P1 वाले को घुमा दे, इसको 90 डिग्री राइट की तरफ रोटेट कर दे ऐसे, तो देख क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा P1, इधर आ जाएगा P4, ये नीचे आ जाएगा P2, लेफ्ट में आ जाएगा P3। कोई से ना कोई सा कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। देख 6th वाला बन रहा है, ये 6th ही है भाई। P1 के लेफ्ट हैंड साइड पे P4 बैठा हुआ है, P1 के राइट हैंड साइड पे P3 बैठा हुआ है। देख ले 6th में भी P1 के लेफ्ट हैंड साइड पे P4 बैठा है, P1 के राइट हैंड साइड पे P3 बैठा है। P4 के राइट पे देख ले P1 है, P4 के लेफ्ट पे P2 है, देख ले दोनों में। P2 के लेफ्ट पे P3 है, P2 के लेफ्ट पे P3 है, P3 के लेफ्ट पे P1 है, P3 के लेफ्ट पे P1 है। मैं ये कह रहा हूं कि ये तेरे को दिखाने के तरीके से थोड़ी, मतलब ये थोड़ी कि कोई मेरे को आंखों से धोखा देगा तो मैं मान जाऊंगा। लॉजिकली समझा मेरे को ये बात कि अलग कैसे हुआ कॉम्बिनेशन। तुमने कहा जी अलग तो तभी हो सकता है जब पड़ोसी बदलेगा, ऐसे कैसे अलग हो जाएगा? अलग ऐसे होगा कि पड़ोसी बदल जाए हमारा, तो हम अलग मान लेंगे, ये अलग कॉम्बिनेशन है। तू देख कहां से रहा है, वही तो बदला ले, मैं ऐसे ऐसे, ऐसे टेढ़ा होकर देख लूं इसको, तो ये वही बन जाएगा 6th वाला। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? रोटेशन से नहीं नया अरेंजमेंट बनेगा दोस्त,
पड़ोसी Position बदलने change चाहिए, करने से। नेबर्स बदलने चाहिए, तब नया अरेंजमेंट बनेगा। और हमें कैसे पता चलेगा पड़ोसी बदले कि नहीं बदले? रेफरेंस सेट करना पड़ेगा पहले तो एक। अगर एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा तो अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तेरे पास, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, n कोई भी डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से पहले तू एक पोजीशन तो सेट कर देगा। और वो ये बना लो, ये पूरा बनाना है 6 के 6 का। अरेंजमेंट ऑफ 4 पर्सन्स इन अ सर्कुलर परम्यूटेशन, ये लिख लो इस पे हेडिंग। बनवा इसलिए रहा हूं, जरूरी है ये। 2-3 बातें दिखानी है मुझे इसी में, सारे फॉर्मूले मुझे इससे ही बनाने हैं। सर तो इससे जनरलाइज कर सकते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो n-1 फैक्टोरियल बिल्कुल पॉसिबिलिटी। कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हमारे काम का नहीं रह जाता, वो रेफरेंस सेट होने में चला जाता है। पर हमारा मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता, बात ये है हम कुछ और भी कर रहे होंगे इसमें। क्या भाई, समझ आ गई ये बात? पहले तो मुझसे पूछ लो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो। ओके, अब दूसरी चीज देखो, सब इसमें ही देखो, पहले सबके फॉर्मूले बना लेंगे फिर। ये देख जरा ध्यान से, P1 P2 पहले वाला और फोर्थ वाला एक दूसरे का सीक्वेंस तो वैसा ही है। सीक्वेंस तो P1 P2 P3 P4 ही है, बस क्या चेंज हुआ है? पहले वाले में क्लॉकवाइज बैठे हैं सारे, P1 P2 P3 P4। दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, P1 P2 P3 P4। बोलो, सेम ऑर्डर फर्स्ट और फोर्थ का, बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फर्क है। सेकंड और फिफ्थ का सेम ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का फर्क है। थर्ड और सिक्स्थ का सेम ऑर्डर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फर्क है। हाँ ना, बोलना। यस सर, एक्चुअली मैं यही पूछने आ रहा था, मतलब सेम लग रहे थे। इसमें से आधे अरेंजमेंट्स देवांश ऐसे होंगे कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, और आधे अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। यानी कि अभी फॉर्मूले सब लिखवा दूंगा, अभी मेरे साथ साथ चलता रहे बस। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कूल, सर्कुलर अरेंजमेंट करना है बिना किसी कंडीशन के, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा जी। 10 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बैठाना था, 9 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएंगे। तूने कहा इसमें से कितने क्लॉकवाइज और कितने एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे? हमने कहा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी कि 9 फैक्टोरियल अगर टोटल अरेंजमेंट्स थे, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 अगर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली, बट उल्टे तरीके से अरेंज हो रहे होंगे। जैसे कि P1 P2 P3 P4 यहां से गया, तो इस बार उल्टा घूम जाएगा, P1 P2 P3 P4। ठीक बात है? सर मतलब जैसे ऑड इवन में हाफ हाफ हो जाता है वैसे होगा? बिल्कुल, हाफ हाफ हो जाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एग्जैक्टली हाफ हाफ होते हैं। ठीक बात, बोल दिव्यांशु। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी टफ चीज की तरफ। टफ चीज नहीं, पहले तो एक इजी चीज सुनो। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे आइडेंटिकल है, सेम, जितने आइडेंटिकल है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे। 10 फुटबॉल को अरेंज करना था, 4 एक जैसी थी, तूने कहा ये बन गए 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 10 का अरेंजमेंट होता 9 फैक्टोरियल, अगर सब अलग अलग होते तो। आइडेंटिकल है तो जितने आइडेंटिकल उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार ना ऐसा होता है, पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए तो 2 केस है, पर एडवांस का कुछ नहीं पता। एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन बिल्ड करता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में है, ठीक है? तो
बहुत बार ऐसा होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलग अलग नहीं दिखेंगी। कैसा होगा? 2 पर्टिकुलर केस हैं, सब लिखवाऊंगा, बात सुन ले पहले मेरी, सिर्फ समझ ले जो मैं बोल रहा हूं। 2 पर्टिकुलर केस, एक तो नेकलेस बीड्स, सॉरी बीड्स इन अ नेकलेस, जब बीड्स डालते हैं हम नेकलेस के अंदर, एक तो वो वाला केस, और एक फ्लावर्स इन अ गार्लैंड, गार्लैंड होता है गजरा, व्हाटएवर दैट इज, दैट थिंग, माला टाइप्स ना। तो फूलों की माला जब भी बनाएंगे या बीड्स से नेकलेस बनाएंगे, इन दोनों केसेस में आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो ये अरेंजमेंट्स थे अलग अलग कंसिडर नहीं करे जाते। तो टोटल अरेंजमेंट्स सिर्फ n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 ही रह जाते हैं। पहले तो ये बात सुन ले, इन 2 पर्टिकुलर केसेस में तो हमेशा, और वैसे और केस भी हो सकते हैं जहां पे भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अलग अलग ना ले। अब तुम कहोगे जी क्यों ना ले, पहले तो ये समझाओ, मैं एक से क्यों ना ले भाई। अभी तो आपने लिए, आपने तो 4 लोगों को बैठा के दिखाया हमें, और 4 लोग 6 तरीके से ही बैठे, 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठे। इस बार तो आपने आंसर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया दोस्त क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए अलग है ना, सबकी शक्लें अलग। हाँ थोड़ा तेज बोल। सर मैं कह रहा हूँ लोग तो अलग अलग है ना, सबकी शक्ल अलग है, एक जैसा थोड़ी होता है कोई भी। नहीं तो आइडेंटिकल होते तो आइडेंटिकल को तो अलग ही अरेंजमेंट है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड ही करना पड़ेगा दिव्यांशु, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। आइडेंटिकल नहीं है लीड्स, फ्लावर्स आइडेंटिकल नहीं है ना। लोग की बात करो। नहीं लोग भी आइडेंटिकल नहीं थे, लोग भी अलग अलग थे, फ्लावर्स भी अलग अलग है। ऐसा क्या डिफरेंस आया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलग अलग कंसिडर नहीं करी जा रही वहां पे? समझ क्या आया? मैं बताता हूं। जब तू माला को देखेगा ना, फूलों की माला को, तो वो ना एक तरफ से देखेगी तूने, स्क्रीन छोटी ना पड़ जाए बस मेरी। मैंने पिछली बार जब अपने बैच में पढ़ाया था तो मैं प्लेट लेके गया था यार इसके लिए ना, प्लेट और एक फूलों की माला। तुम्हारे लिए भी ले आऊं, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई सुन ले बात मेरी जरा। ये प्लेट है, दिख रही है? यस सर। ओके ये देख, ये प्लेट है, प्लेट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं एंड कंसिडर दिस एज अ माला, है ना, कि ये ना हमारे पास एक कोई गार्लैंड है मतलब। तो जब गार्लैंड को हम इधर से देखेंगे, इस वाली साइड से, तो कोई चीज मेरे को दिखाई देगी क्लॉकवाइज। वही चीज मैं पीछे से जब देख रहा हूं ना, तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। सर जैसे सोलेनॉइड में होता है फिजिक्स में इंग्लिश सर, में वो रूल लगाते हैं ना सर, 10th में रूल लगाते हैं ना हम। सोलेनॉइड क्या होता था सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही मेरे को कभी समझ नहीं आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट। सर जो रॉड पे एक कॉपर वायर कॉइल कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मेरा तो बस इतना सा पॉइंट है कि कुछ चीजों को हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, जैसे कि गार्लैंड है, नेकलेस है, दोनों तरफ से देखे जा सकते हैं। तो दोनों तरफ से देखे जा सकते हैं, तो जो चीज आगे से देखने पे, जैसे कि आप पहले वाली फिगर पे जाओ, पहले वाली फिगर को अगर मैं इस तरफ से फेस करके देख रहा हूं जैसे आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, तो P1 P2 P3 P4 दिखाई दे रहा है। लेट्स से मैं पीछे से देख रहा होता इसको जाके, तो यही चीज मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखती।
P1 Yes, sir, समझ P2 गए। P3 P4। समझ आ गई देवांश क्या ये बात? यस सर। ओके, दिव्यांशु, ऋषिक? यस थोड़ी बहुत, मतलब मैं वैसे समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजों को तो देख हम आगे और पीछे दोनों तरफ से जाके देख सकते हैं। अब जैसे देख, मान ले लोग बैठे टेबल पे, तो भाई नीचे घुस के थोड़ी ना देखेंगे लोगों को एक ही तरफ से देखेंगे। एक तरफ से देखेंगे तो हमें Yes, sir. क्लॉकवाइज दिखेगा और एंटी क्लॉकवाइज अलग दिखेगा। पर जिन चीजों को दोनों तरफ से देख सकते हैं, आप फ्रंट व्यू भी देख सकते हो, बैक व्यू भी देख सकते हो, राइट? जब फ्रंट व्यू से देख रहे होगे तो आपको वो चीज क्लॉकवाइज दिखाई दे रही होगी। अगर तो उसी चीज को अगर आप बैक व्यू से देखोगे, घूम के पीछे जाओगे, उसके दूसरी साइड से देख होगे उसको, तो वही चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। अब लोगों को देखने के लिए तो हमें टॉप व्यू और बॉटम व्यू देखना पड़ेगा। अब बॉटम पे तो जाके नहीं देखेंगे ना ऐसे लॉजिकल, इसीलिए मैंने कहा था कि चैप्टर लॉजिकल है काफी, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज है वो कैसे चल रही है, कैसे होती है। तो ये दो पर्टिकुलर केस, एक तो गार्लैंड वाला और एक बीड्स इन अ नेकलेस वाला, फ्लावर्स इन अ गार्लैंड एंड बीड्स इन अ नेकलेस, ये तो दो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आएंगे ही आएंगे। इन केसेस में आप अपने टोटल सर्कुलर परम्यूटेशंस का हाफ कर देंगे बस, क्योंकि सिर्फ एक ही गिना जाएगा, या तो क्लॉकवाइज गिन लो या एंटी क्लॉकवाइज गिन लो। और सब केसेस में n-1 फैक्टोरियल आएगा आंसर, इन वाले केसेस में n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ जाएगा। और सर, मैं नहीं कह इनमें रहा क्योंकि सेम है, मतलब इनमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम है इसलिए ना। ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, ऑब्जेक्ट सेम है तो वो तो उसका अरेंजमेंट तो हमें आता है ऋषि, वो तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, हम इन चीजों को दो तरफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब एक तरफ से ऑब्जर्व करेंगे तो सारे अरेंजमेंट्स क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे होंगे, वही अरेंजमेंट्स दूसरी तरफ से ऑब्जर्व करने पे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे होंगे। तो क्योंकि हमारे पास इनको दो तरफ से ऑब्जर्व करने की चॉइस है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग नहीं गिने जा रहे दोस्तों। सर, तो जैसे हम लोगों को टेबल पे बिठा रहे थे तो उस केस में हमारे टोटल n-1 फैक्टोरियल आ रहे थे, बट गार्लैंड वाले में अपॉन 2 आ रहा है, ऐसा क्यों? इसलिए इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं? सर वही मैं सर कंफ्यूज हो गया, फर्क क्या आया? सेम क्यों फर्क नहीं ये है आया गार्लैंड वालों कि का? फर्क ये आया कि लोग जब बैठे थे P1 P2 P3 P4 बैठ गए, जैसे कि फर्स्ट और फोर्थ को देख, तो फर्स्ट और फोर्थ अभी हमें देखने पे अलग कॉम्बिनेशन लग रहा है, और अलग होगा भी ऋषिक। काश काश मैं लोगों की टेबल के नीचे घुस के और उनका सर उधर से पलट के उनको नीचे से भी देख रहा होता ना, नीचे से ऐसे ऐसे करके, तो वो फिर मुझे जो अभी ये क्लॉक फर्स्ट वाला क्लॉकवाइज दिख रहा है वही मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखता। पर मैं ऐसा नहीं देख सकता ना ऋषिक, मैं ये कह रहा हूं ऐसे तो नहीं ऑब्जर्व करेंगे ना इन चार लोगों को, ऐसे ही करेंगे, बाहर से ही देखेंगे, टेबल पे बैठे हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि नहीं 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 चलो तुम ऊपर उठो, ग्रेविटी को छोड़ो, खड़े हो, चलो ऊपर उठ जाओ 5 मीटर, 5 मीटर ऊपर उठ जाओ, मैं तुम्हें नीचे से देखना चाहता हूं, अब मैं तुम्हें ऊपर से देखना चाहता हूं। तो हाँ, मेरे लिए एक ही अरेंजमेंट हो गया अब तुम्हारा, तुम दोनों अलग अलग नहीं बैठे। बट अगर यही चीज बीड्स के साथ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बीड्स को इधर से देखा, अब पहुंच गया उधर, ऐसे पहुंच गया घूम के, ये ले, अब मैं बीड्स को दूसरी साइड से देख रहा हूं। जब इधर से देखूंगा कोई चीज तो वो क्लॉकवाइज दिख रही होगी, जब दूसरी साइड से देखूंगा पीछे से आके तो वही चीज एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी। तो ऐसा होगा कि जब तू इसको एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में अरेंज करेगा ना, जैसे कि मान ले ये फ्लावर्स होते, ये वाली, तो पहले वाला और फोर्थ वाला अलग अलग नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का पीछा बैक व्यू फोर्थ ही है और फोर्थ का बैक व्यू फर्स्ट है, और तू इसे दोनों तरफ से देख सकता है, बैक व्यू से भी देख सकता है और फ्रंट व्यू से भी देख सकता है। तो तूने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक ही बारी में देख लिए, दो अलग अलग अरेंजमेंट नहीं हुए, एक ही सेम अरेंजमेंट, एक तरफ से देखने पे क्लॉकवाइज दिख रहा है, एक तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो हर अरेंजमेंट दो बार गिना जा रहा है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं ऋषिक। सेम ही अरेंजमेंट दो है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम दोनों तरफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे तो सारे के सारों को तो दोनों तरफ से ऑब्जर्व करेगा तो एक तरफ से क्लॉकवाइज दिखेगा तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। सर जैसे सर अगर हम एक ले लें, माला ले लें सर, उनमें 4 फ्लावर्स रख दें, P1 P2 P3 P4, ये 4 माला, अलग ये कलर माला की ही ले है, लेंगे। ये माला ही है। हाँ सर, हाँ सर।
तो सर एक साइड से हमें 6 जैसे हमें तो 6 ही दिखेंगे ना, मिलेंगे तो 6 एक साइड से 6 दिखेंगे, दूसरी साइड से जाएंगे तो फिर से उन्हीं 6 में वही 6 दिखेंगे, है ना? सर दूसरी साइड देखनी क्यों, मैं ये कह रहा हूँ। देख सकते हैं ना, चॉइस है हमारे पास। अच्छा ऐसे समझ, तूने एक माला देखी है ना, तूने वो रख दी, अब तूने वो दूसरी बार उठाई, जब तूने दूसरी बार उठाई तो तूने पलट के उठा लिया उसको, गलती से पलट के उठा लिया, तो तूने कहा ये तो अरेंजमेंट बदल गया। यही चीज P1 P2 P3 P4 ऐसे दिखाई दे रही थी, तूने इसको ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, मतलब दूसरी साइड से देख लिया पलट के, जब पलट के देखा तो तुझे फोर्थ दिखने लगी, तूने फिर से इसको पलटा ऐसे ही हाथ से, तो फिर से P1 दिखने लगी, वो फर्स्ट वाला दिखने लगा, फिर पलटा फिर फोर्थ, तो तुझे दिखा कि अरे मैंने फूल तो बदले ही नहीं, बिना फूल बदले एक ही चीज दो बारी में कैसे दिखाई दे सकती है? तो वो दो अलग अलग अरेंजमेंट थोड़े ना हुए, अरेंजमेंट तो एक ही था, तूने फूल थोड़ी बदला था कोई भी पोजीशनिंग से, और दिख तुझे दोनों रहते हो एक ही बारी में। तो सर आंसर सेम आएंगे अनलेस एंड अनटिल हम दोनों साइड से देखें। अनलेस एंड अनटिल, हाँ, हम किसी चीज को दोनों साइड से ऑब्जर्व ना कर सकते हैं। जिन जिन चीजों को भी हम दोनों साइड से ऑब्जर्व कर सकते हैं, फ्रंट व्यू बैक व्यू, उन सब का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ऐसे सर दो इस केसेस केस तो हम में तुम्हें बता रहे हैं ऋषिक, गार्लैंड हाँ, वाला और बीड्स वाला। बट अगर तेरे को कभी कॉन्सेप्चुअली ऐसे समझाया जाए कि भाई तू दोनों तरफ से व्यू को ऑब्जर्व कर सकता है, बनेगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, पर जेईई एडवांस का कोई भरोसा नहीं है, ये समझ ले। वो चाहते हैं आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, क्या हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है जी क्योंकि इनको दोनों तरफ फ्रंट व्यू बैक व्यू दोनों एक ही साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब एक ही अरेंजमेंट दो का रोल प्ले खुद ही कर दे रहा होगा। आप दो अलग अलग अरेंजमेंट मत गिनो इनको ना, एक ही गिन दोनों को। सर तो जब जैसे टेबल बैठा रहे थे भाई, नीचे घुस के नहीं देख पाएगा टेबल के, इनफैक्ट किसी में भी नहीं देख पाएगा तू दो तरीके से, और तेरे सिलेबस में तो यही दो पार्ट्स होंगे मोस्टली। बट कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो मैं तुझे उसके लिए कॉन्सेप्ट सिखा रहा था ये, कि तू वहां पे समझ जाए कि अच्छा दोनों तरफ से ऑब्जर्व हो सकता है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। सर तो जैसे यही क्वेश्चन में अगर हम यही सर माला वाला है तो इसमें हमें टोटल परम्यूटेशन पूछेंगे सेम इसी क्वेश्चन में, तो हमारा क्या आंसर होगा? n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 3 होते। वो कहता 4 फूल है माला में अरेंज कर दे गार्लैंड में, तो मैं कहता 3 तरीके से। वो कहता 4 पर्सन है 3 सीट पे बैठा दे सर्कुलर अरेंजमेंट में, मैं कहता 3 फैक्टोरियल 6। क्योंकि सर हम उल्टी साइड से देखेंगे तो सेम ही आ जाएंगे, जो सेम नीचे ही के आ रहे 3 हैं, है वो उल्टी साइड से देख लेंगे और वो सामने से देख लेंगे, तो इसलिए 3 कहेंगे। बिल्कुल। टेबल पे नहीं देख एक ही सकते तो अरेंजमेंट को उन्हें आप दो बार गिन रहे हो, गिनने की जरूरत नहीं है, वो सेम ही है, तो एक ही अरेंजमेंट दो बार मत गिन। हाँ ठीक है सर, समझ। सर तो उस केस में जनरल फॉर्मूला नहीं होगा ना, उसमें तो हमें कंसेप्चुअली करना पड़ेगा। अब नहीं, जनरल फॉर्मूला तो है ही वैसे, कि तू बस अच्छा हाँ, टोटल पॉइंट टू फैक्टोरियल कर अपॉन 2 देंगे। कर दे। हाँ हाँ ठीक। आधे क्लॉकवाइज होते हैं, आधे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अब थ्योरी तो हम इसकी कल लिख पाएंगे, ये समझना इंपॉर्टेंट था। चलो कल गलतियां कराते हैं तुमसे इसमें, ठीक है? आज अपने क्वेश्चन कर लेना, स्कूल मतलब एनसीईआरटी निपटा देना अगर नहीं करिए तो। एनसीईआरटी में तो करा होगा यार सब अरेंजमेंट, ऐसी बात तो नहीं है, नहीं है क्या? सर पर वो स्कूल वाला ही रहता है। और सर वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब है कि नहीं है। होगा में भी तो पता ही नहीं चला होगा सर, नहीं अगर नहीं होगा सर, भी नहीं तो है पता नहीं। सर, सर मैंने पूरी पढ़ाया था पढ़ी नहीं है। नहीं होना चाहिए। सर मैंने थ्योरी होगा भी तो पढ़ी नहीं है। सर, वैसे तो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है वो नॉर्मल फॉर्मूले से ही लगने वाले हैं, एक दो ऐसे थोड़े अजीब सर मैंने क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस वो। में भी देखा, उसमें भी सर्कुलर कहीं नहीं है। है शायद एक दो क्वेश्चन तो है, याद सर करना वो जरा। होंगे भी तो उनको ऐसे ही करा देते तो वो कंसेप्ट वाला लगने स्पेशल, वाला। उन्हें स्पेशल क्वेश्चन करके करा दिया है सर, अगर हो गए भी थ्योरी नहीं है उसकी। स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल पार्टी, सही है। चलो फिर इसको लिखते हैं पहले तो 10-5 मिनट में, अगली क्लास में कोशिश करेंगे यार काफी चीजें खत्म करा दें अगली क्लास में, अगली क्लास तक। मतलब चाहते तो हैं अगली क्लास में चैप्टर ही खत्म करा चैप्टर दें। अच्छा भी है तो सर इसमें वो नहीं है कोई। तेरे को प्रोबेबिलिटी पढ़ानी है तेरे पेपर से पहले ना, ये बस मेरा गोल है एक। फिर अपना जेईई का सिलेबस तो चलता रहे, ये तो चलता ही रहेगा भाई, ये कभी खत्म नहीं होता। देख
जब हम 12th के एंड में भी पहुंच जाएंगे, हमारी तरफ से सारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, तब भी ऐसा ही लगता रहेगा कि अरे अभी तो ये बच गया, अभी तो ये बच गया। तो ये तो चलता ही रहेगा, बस हाँ अपना ये हो कि यार स्कूल लेवल की कुछ चीजें ना बिगड़े इसके चक्कर में ना। तो अगला चैप्टर इसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, और इसलिए भी करेंगे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट क्योंकि पीएनसी पे बेस्ड है इस बार का प्रोबेबिलिटी पूरा। हाँ सर। पीएनसी और सेट थ्योरी भी है सर उसमें। सेट थ्योरी, एग्जैक्टली। दो तरीके से हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे गोइंग फॉरवर्ड, और प्रोबेबिलिटी काफी आगे तक आता है, तो तब चलो बाय बाय टाटा। 21 से पहले हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? हाँ 31 से पहले हो जाएगा। नहीं सर, 31 and 21। 21 से पहले बता तो नहीं सकता, हो सकता है क्योंकि मैं 13 के बाद काफी फ्री हो रहा हूँ, मेरे पास टाइम होगा, तो मैं क्लासेस तुम्हारी 4 या 5 करवा दूं शायद वीकली। 21 को पेपर है सर? 21 से मेरे पेपर है लगातार। तो वैसे तो हो ही जाएगा। देख अगर मेरा पीएनसी खत्म हो गया तो फिर तो 1-2 क्लास में मैं इतना करा दूंगा कि सर तेरा- एनसीईआरटी में स्कूल लेवल वाला तो करा ही देना सर। हाँ वही कह रहा हूँ एग्जैक्टली। चलो ठीक है, आ चुके हैं सर लोग। थैंक यू सर।